बच्चों, आप सभी का रसायन विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि हाइड्रोजन सल्फाइड की जल में एक वायुमंडल दाब पर विलेयता 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए 0.195 का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 0.195 m का अर्थ है कि 0.195 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड जल के 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में घुली है। देखिए यहाँ पे जो जल है, जल के मोलों की संख्या पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार 55.55। हमारे पास जो हाइड्रोजन सल्फाइड है के मोलों की कितनी दी हुई है हमें? 0.195। देखिए सबसे पहले देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हेनरी स्थिरांक की गणना करनी है। देखिए जो हमारा हेनरी स्थिरांक होता है KSP बराबर होता है आंशिक दाब बटे हाइड्रोजन सल्फाइड का जो मोल प्रभाज है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल प्रभाज कहीं के बराबर होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। अर्थात जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसके जो मोल हैं 0.195 बटे जो कुल मोल हैं, अर्थात जल के मोल प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड 55.55 प्लस का 0.195। देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पे हमें क्या मिलता है? 0.0035। हेनरी स्थिरांक बराबर क्या होगा? दाब बटे जो हमारा क्या आता है, जो भी हमारा मोल अंश है, एक वायुमंडल दाब कहीं के बराबर होता है 0.987 बार के बराबर होता है बटे 0.0035। अर्थात जो हेनरी स्थिरांक का मान है वो कितना आता है? यहाँ से 282 बार आता है। 282 बार आता है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है? 282। देखो हमने किया क्या है कि जो हमारे पास गुणात्मक विश्लेषण है, अर्थात इसका मतलब है कि जो इस मोलर का मतलब है कि इसके इतने मोल 1000 ग्राम जल में घुले हुए हैं। तो हम पहले जल के मोलों की संख्या पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार, हाइड्रोजन सल्फाइड के मोलों की संख्या ये जो है 0.195 होगी। हमें हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल प्रभाज अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, दोनों से हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.0335 मिलता है। हेनरी स्थिरांक क्या होता है? KSP जो हमारे पास होता है KSP हेनरी स्थिरांक बराबर होता है P इंटू एक्स। एक्स क्या है? जो विलेयता गैस है उसका मोल प्रभाज है। तो क्या आ जाएगा? यहाँ से जो बार है P बटे K जो मोल प्रभाज है उसको रख दिया तो K का मान आ गया 282 बार। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है 298 केल्विन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 × 10⁸
पा से क्या होता है, पास्कल होता है। 500 मिलीलीटर सोडा जल को 2.5 एटमॉस्फेयर दाब पर बंद किया गया। 298 केल्विन ताप पर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा की गणना कीजिए। देखिए हमारे पास जो एटमॉस्फेयर होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है 10 13 25 पा के होता है। तो हमारा जो हेनरी स्थिरांक है KH बराबर होगा 1/, जो हेनरी स्थिरांक है वो कहीं में है, पा में है, तो इसे हम कहीं में बदल देंगे, एटमॉस्फेयर में बदल देंगे, कहीं से 10 13 25 से भाग देके। अब हमें क्या ज्ञात करना है, XCO2 अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो मोल प्रभाज क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बटे जो हेनरी स्थिरांक है उसका मान 1.648 गुणा 10⁻3। जब आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर आपके पास कितना आता है, 1.52 गुणा 10⁻3 कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज आता है। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, NH2O। NH2O का मतलब क्या है, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, सोडा जल कितना है 500 है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार 500/18, तो कितना हो गया 27.78 मोल, 27.78 मोल हो गया। देखिए हमें क्या पता है, देखिए जो X मोल प्रभाज कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज होगा तो NCO2 बटे NCO2 प्लस का NH2O होता है, NCO2 बटे NCO2 प्लस का H2O अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। ये कहीं के, देखिए जब आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता है वो लगभग कहीं के बराबर हो जाएगा NCO2 बटे किसके हो जाएगा, NH2O के, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसा है, अल्प विलेय है। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये आता है। हमें देखिए XCO2 का मान पता है, यहाँ से हम क्या देखते हैं, XCO2 इसका मान कितना है 1.52 गुणा 10⁻³ बराबर NCO2 बटे NH2O का मान कितना हो गया 27.78। तो NCO2 क्या हो गया 1.52 गुणा 10⁻³ गुणा 27.78। देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, तो कैलकुलेट करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, 0.0422 मोल प्राप्त होते हैं। सॉरी, देखिए मोल प्राप्त होते हैं। ये हमारे पास क्या है, मोलों की संख्या। हमें क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। मोलों की संख्या क्या होती है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। देखिए NCO2 बराबर CO2 की मात्रा बटे CO2 का अणुभार, कार्बन का, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना होता है, कार्बन का 12 प्लस के 2 गुणा 16, तो कितना हो गया 12 प्लस के 32 अर्थात 44 हो गया। तो देखिए यहाँ पे CO2 की मात्रा कितना होगा 0.0422 गुणा 44। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर 1.857 ग्राम आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी आ गई 1.875 आ गया। दोबारा से अगर हम इसी को यहीं पे रिवाइज करते हुए देखते हैं, सबसे पहला जो एटमॉस्फेयर है, जो पास्कल में जो KH का मान है उसको हमने कहीं में बदल दिया एटमॉस्फेयर में। हमें जो वहाँ पे पता होता है मोल प्रभाज, वो क्या होता है, जो आंशिक दाब बटे हेनरी स्थिरांक के होता है। तो वहाँ से हमने इसके मोल प्रभाज ज्ञात कर लिया। जल के मोलों की संख्या पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ के अणुभार से। यहाँ पे दोबारा से जो मोलों की संख्या है वो कहीं के कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या।
कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता कैसी है, बहुत कम है, इसलिए इसको नगण्य मानते हुए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। और जब हम इसके बराबर रखते हैं तो हमें मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं, और मोलों की संख्या क्या होती है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार से कैलकुलेट करते हैं तो हमें ज्ञात हो जाता है। देखिए हमारा क्वेश्चन है 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। देखिए जो जल का शुद्ध वाष्प दाब है वो P बराबर है 23.8 mmHg। हमें क्या ज्ञात करना है, PS का मान ज्ञात करना है। देखिए जो जल है, जल की मात्रा अर्थात जो हमारा विलायक है, जल की मात्रा कितनी है, 850 ग्राम। जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। यूरिया की मात्रा कितनी है, 50 ग्राम। यूरिया क्या होता है, NH2CO। NH2 का अणुभार 60 होता है। NH2CO, NH2 का अणुभार कितना होता है, 60 होता है। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमें राउल्ट के नियम से पता है P माइनस के PS अपॉन P बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल N। स्मॉल n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। देखिए जो विलेय है वो तो यूरिया है, विलेय तो क्या है, यूरिया है। और जो हमारा विलायक है वो क्या है, जल है। तो यहाँ से P माइनस के PS अपॉन P का मान हमें पता है 23.8 माइनस के PS अपॉन P का मान 23.8। स्मॉल n पदार्थ की ग्राम में मात्रा 850 बटे पदार्थ का अणुभार बटे, उल्टा लिख दिया यहाँ पे। स्मॉल n क्या है, विलेय है। विलेय क्या है हमारे पास, यूरिया। तो हमें क्या लिखना है, पहले यूरिया की मात्रा लिखनी है। पदार्थ की ग्राम में मात्रा 50 बटे अणुभार कितना है, 60 बटे जल कितना आता है, 850 बटे कितना हो गया, 18। ये यहाँ पे जाता है, ये यहाँ पे जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 23.8 माइनस के PS अपॉन 23.8 बराबर कितना हो गया, 50 गुणा 18 बटे 50 गुणा 18 बटे 60 गुणा 850, 60 गुणा 850। देखिए यहाँ से जब हम इसमें से PS का मान ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करते हैं तो PS बराबर आता है 23.38 mmHg आता है। अब हमें क्या देखना है, आपेक्षिक अवनमन अनुपात वो क्या होता है, P माइनस के PS अपॉन P। देखिए सभी का मान हमें पता है, हम यहाँ पे रख देते हैं तो कितना हो गया, 23.8 माइनस के 23.38 बटे 23.8। तो ये मान जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 0.0176 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब आता है। कि हमारा क्वेश्चन है 750 mmHg दाब पर जल का क्वथनांक 99.6, 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, 50 ग्राम। देखिए जो हमारे पास क्वथनांक है T1
इसका मान है 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए जो हमारे पास है जल का द्रव्यमान ये कितना है 500 ग्राम अर्थात 0.5 किलोग्राम 0.5 किलोग्राम। इसमें कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि क्वथनांक 100 हो जाए, तो इसमें T2 का मान 100 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात जो हमारे पास डेल्टा टी है, डेल्टा टी का मान हो गया 100 माइनस के 99.63 अर्थात 0.37 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए अब आपके पास क्या बचा, Kb का मान हमें दिया है, Kb बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, मोल इनवर्स या प्रति मोल होता है। हमें क्या मिलाना है इसमें, सुक्रोज। देखिए जो सुक्रोज है, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, C12H22O11 का अणुभार कितना आता है, 12 गुना कार्बन के 12 अणु प्लस के 22 गुना हाइड्रोजन का एक प्लस के 11 गुना 16, 8 और 16 टोटल बनता है 342। ठीक है जी। हमें पता है डेल्टा टी बराबर होता है Kb इंटू एम, Kb इंटू एम होता है। m क्या है, डेल्टा टी बराबर क्या हो गया, Kb इंटू एम। हमें तो क्या ज्ञात करनी है, सुक्रोज की मात्रा। m क्या होती है, मोललता। मोललता में विलेय के मोलों की संख्या अर्थात Kb इंटू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलायक तो क्या है, कैपिटल W है। विलेय की संख्या, विलेय का मतलब क्या है, जो हमारे पास स्मॉल w है, स्मॉल w बटे स्मॉल m बटे कैपिटल W, यही तो होता है। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, स्मॉल w का मान ज्ञात करना है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करके लेके आते हैं तो हमारे पास जो आता है स्मॉल w बराबर होगा, स्मॉल w बराबर m इंटू डेल्टा टी इंटू m इंटू डेल्टा टी इंटू कितना हो गया, w कैपिटल W अपॉन KB तो कितने में आ जाएगा, KB में आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको ज्ञात करते हैं, यहाँ से अणुभार ज्ञात करते हैं, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे पूरे की, तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, देखिए इससे आप ये लेके आ सकते हैं, ये आपको बता दिया तो सीधा आप इसी का प्रयोग करें, आप सीधा इसी का प्रयोग करें, उसको ना छेड़ें। तो स्मॉल w का मान ज्ञात करना है, तो स्मॉल w बराबर m कितना है आपके पास 342 है, डेल्टा टी का मान 0.37 है, स्मॉल w का मान 0.5 बटे इसका मान कितना है 0.52 है, 0.52 है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है 121.7 ग्राम आता है। कहीं में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा जब हम W का मान ज्ञात करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी के उस द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर हिमांक में 1.5 की कमी हो जाए। देखिए जो हिमांक अवनमन Kf का मान 3.9 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। देखिए जो हिमांक अवनमन है वो 1.5 है। एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी होता है, अणु सूत्र क्या है C6H8O6 का अणुभार, कार्बन के 6 अणु हैं, 6 गुना 12 प्लस के 8 गुना 1 प्लस के 6 गुना 16, कैलकुलेशन करते हैं 176। Kf का मान 3.9 है। राउल्ट के नियम से डेल्टा टी बराबर Kf इंटू एम, एम क्या है आपका मोललता है। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो W आता है W बराबर
डेल्टा टी, एम क्या है अणुभार, कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 75 ग्राम है, कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 75 ग्राम है, जिसमें हमने घोला विलायक का मात्रा 75 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.075 किलोग्राम हो जाएगा। के एफ का मान हमें दिया है तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर हो गया डेल्टा टी का मान 1.5 हमने रखा, एम का मान 176 कैपिटल डब्ल्यू 0.075 किलोग्राम बटे के एफ का मान कितना है 3.9 है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें कितना मिलता है 5.08 ग्राम मिलता है, 5.08 ग्राम मिलता है। देखिए हमारा क्वेश्चन है 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1 ग्राम को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 450 मिलीलीटर जल में घोलने से उत्पन्न विलयन के प्रासरण दाब का पास्कल में परिकलन कीजिए। देखिए दाब हमें कहीं में ज्ञात करना है, पास्कल में ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहला जो बहुलक है उसका द्रव्यमान W बराबर आपको दिया है 1 ग्राम। जो हमारा बहुलक है इसका अणुभार है 1,85,000, आयतन V 450, इसे लीटर में बदलेंगे तो 0.45 लीटर आता है। कैपिटल टी देखिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 273 जोड़ते हैं तो कितना हो गया 310। आर का मान हमें याद रखना है पास्कल के लिए 8.314 गुणा 10 की घात 3 होता है। अगर हम सीधा से याद रखते हैं तो आर बराबर होता है 0.8321 होता है, 0.8321 होता है। यहाँ पे हमें ये याद रखना है पास्कल का। तो यहाँ पे अब हमें प्रासरण दाब ज्ञात करना है। देखिए जैसे हमारे पास गैस समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी, ऐसे ही हमने तनु विलयन के लिए प्रासरण दाब का समीकरण ज्ञात किया था पीवी बराबर एनआरटी। पी क्या है प्रासरण दाब, वी क्या है आयतन, एन क्या है विलय के मोलों की संख्या, आर क्या है विलयन का नियतांक, टी क्या है परमता। देखिए पी वी बराबर एन, एन क्या है पदार्थ की मोलों की संख्या, ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार, ग्राम में मात्रा W बटे एम आर टी, या P बराबर W आर टी अपॉन एम वी। देखिए हमें किसका मान ज्ञात करना है, P का मान ज्ञात करना है। P बराबर W का मान कितना है 1, R का मान कितना है 8.314 गुणा 10 की घात 3 गुणा कैपिटल T का मान कितना है 310 बटे स्मॉल m का मान कितना है 1,85,000 और V आयतन कितना है 0.45 लीटर। देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए 30.96 पास्कल में ज्ञात करना था। तो P क्या हो गया पास्कल में प्रासरण दाब। तो ये क्या आ गया हमारा प्रासरण दाब आ गया। हम कैलकुलेशन करना जानते हैं, करके देख सकते हैं, यही आता है। धन्यवाद।